हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा विज्ञान की प्रकृति, गृह विज्ञान की प्रकृति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचर। कि किस नेचर का है गृह विज्ञान, क्या उसकी प्रकृति है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, आप लोग को इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसकी PDF। अगर वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, बहुत अच्छे से धैर्यपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गृह विज्ञान किस प्रकृति का होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होम साइंस है वो दो तरह का, यानी कि उसकी प्रकृति जो है विज्ञान और कला दोनों ही कही गई है। विज्ञान और कला से क्या संबंध है, इसको विज्ञान की श्रेणी में भी रखा गया है और इसको कला की श्रेणी में भी रखा गया है। यानी कि एक स्वतंत्र, हम इसको जो स्वतंत्र सब्जेक्ट है वो बोल सकते हैं कि जो गृह विज्ञान है अपने आप में स्वतंत्र है और इसमें विज्ञान की तरीके से भी पढ़ाया जाता है या इसको पढ़ा जाता है और इसको कला समझ के भी पढ़ा जाता है। यानी कि बहुत सारे तथ्य इसमें ऐसे हैं, बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि शारीरिक विज्ञान है, जैसे कि जो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं वो है, टीकाकरण है, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान पर आधारित हैं। और जो कला है, कला रूप में क्या है, जैसे सौंदर्यात्मक है, सृजनात्मकता है, ये इसके अंदर कलात्मक रूप है। तो इसलिए कहा गया है कि गृह विज्ञान जो है, कुछ विद्वानों ने माना है कि गृह विज्ञान कला है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि गृह विज्ञान जो है वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो अब इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम इसको क्लियर करें कि किस प्रकार से ये वैज्ञानिक है और किस प्रकार से ये कला है। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि किसी विषय को विज्ञान श्रेणी में रखा जाए या कला श्रेणी में रखा जाए, इस बात का निर्धारण उस पद्धति के आधार पर होता है जिसको विषय के अध्ययन के लिए अपनाया जाता है। इस तथ्य को कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है: समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, वस्तु में नहीं है। उसके अध्ययन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है, समस्त वैज्ञानिक अध्ययन एवं विशिष्ट पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं। अभी पद्धति देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो जो विज्ञान के रूप में हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान क्या है, किस लिए कहा गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पोषण विज्ञान है, आहार है, हम इसमें सब पढ़ते हैं। आहार के अंतर्गत कि विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये किस में आ जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आ जाता है। जैसे विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, गृह विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। इन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का अध्ययन करना होता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, आहार एवं पोषण विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं वो, गृह परिचर्या आदि विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आती हैं। तो इन विषयों की प्रकृति का जो विश्लेषण है करने का, जो हम ज्ञात करते हैं कि ये अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाते हैं तथा ये विषय वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। राइट। अब दूसरा पॉइंट है कि सार्वभौमिकता है इसमें, कि अगर वैज्ञानिक रूप में भी देखें कि गृह विज्ञान वैज्ञानिक है तो हम दूसरा पॉइंट लेंगे सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता इसमें एक सिद्धांत है कि गृह विज्ञान का दूसरा जो सिद्धांत है वैज्ञानिक सिद्धांत वो है सार्वभौमिकता। ये विषय विज्ञान पद्धति के माध्यम से ही संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराते हैं और ये विषय अपने क्षेत्र से संबंधित तथ्यों में पाए जाने वाले जो भी इनके जो विषय हैं, इनके क्षेत्र में जो संबंधित तथ्य हैं, इन तथ्यों में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात करते हैं तथा इसके आधार पर ही कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत की कुछ सिद्धांत को भी प्रतिपादित करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत
आहार के आवश्यक तत्वों की और उनकी आवश्यक मात्रा तथा कमी या अधिकता के परिणामों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अभी हम इसे सरल शब्दों में समझते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार के आवश्यक तत्वों और उनकी आवश्यक मात्रा तथा कमी। मान लीजिए कि आहार पोषण के अंतर्गत क्या आएगा, एक आप ले लीजिए विटामिन ए है। अब विटामिन ए आप ले रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी लेनी है। अब ये तो नहीं है कि हर चीज़ को हमने कहा कि लिमिट में लेना चाहिए, कोई भी अगर अति होती है तो उसकी अति भी हानिकारक होती है, उसकी कमी भी हानिकारक होती है। तो इसलिए कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, सार्वभौमिकता के अंतर्गत की कमी के क्या परिणाम होते हैं और अधिकता अगर उसकी हो गई तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये सारे निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसके ये कहा गया है कि सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है। थर्ड आता है प्रमाणिकता। प्रमाणिक होता है कि कुछ भी प्रमाण होने चाहिए, यानी कि जो हम विषय ले रहे हैं उसके प्रमाण होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि हवा में हम कुछ भी बात कर रहे हैं उसका प्रमाण हम उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उसका कुछ प्रमाण नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए प्रमाणिकता है कि वैज्ञानिक आधार पर इसे प्रमाणित किया गया है, प्रमाणिकता के आधार पर इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के नियम और सिद्धांत प्रमाणिक होते हैं। गृह विज्ञान के भी नियम तथा सिद्धांत प्रमाणिक होते हैं। गृह विज्ञान के इस प्रकार के विभिन्न सिद्धांत सार्वभौमिक होने के साथ साथ प्रमाणिक भी हैं, जिन्हें कभी भी और कहीं भी परीक्षण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि विभिन्न टीके लगवाने से बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे कि विभिन्न टीके कहा गया कि BCG का टीका लगता है। BCG का टीका क्या है, जो कि टीबी की रोकथाम करता है। अगर BCG का टीका किसी बच्चे को नहीं लगाया तो भविष्य में उसको टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम कहते हैं कि अगर BCG का टीका बच्चे को बचपन में लगाया गया है तो उसके टीबी होने के खतरा कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ना हो कि टीबी होने के कोई और कारण ना रहे हो, तो इसलिए टीके लगवाए जाने, हम कहते हैं कि प्रमाणिकता है कि अगर टीका लगवाते हैं तो उससे विभिन्न संक्रामक रोगों से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है। एक और हम उदाहरण लेते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में जल तथा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तथा सामान्य स्वच्छता की अवहेलना हो रही है, तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा, उनके रोगग्रस्त होने की दर बढ़ेगी। तो ये भी एक प्रमाणित है कि हमने प्रमाण दे दिया है कि भाई ये जो इस क्षेत्र में गंदगी प्रदूषण बढ़ रहा है तो आने वाले समय में नागरिक जो वहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पर उनके स्वास्थ्य को 100% खतरा होगा, वो रोगग्रस्त होंगे। तो इसलिए इसके बचाव जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत बताए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि जो गृह विज्ञान है वो विज्ञान रूप में उसे मान्यता प्रदान की गई है और ये एक वैज्ञानिक श्रेणी में आता है। अब हम आते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले तो हमने पढ़ लिया कि गृह वैज्ञानिक श्रेणी में आया है। दूसरा है कि कला के रूप में गृह विज्ञान क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गृह विज्ञान जो है वो सृजनात्मक को हम कहते हैं क्रिएटिविटी, कहते हैं ना कि ये बहुत क्रिएटिव है, कुछ भी कोई भी आसान सी चीज़ हो उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्रिएटिव बनाकर बहुत सुंदर बना दिया जाता है। तो ये सृजनात्मकता है, किसी भी क्षेत्र में जो है क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। क्रिएटिविटी के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता कला की एक प्रमुख विशेषता है और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कला से क्या अभिप्राय है। तो कला क्या होती है? देखिए, जो कला है वो ये समझिए कि जो क्रिएटिविटी है उससे ही आधारित है, ठीक है। जितनी कला के अंदर क्रिएटिविटी होगी उतनी ही कला सुंदर लगेगी। तो जो गृह विज्ञान है वो कला की श्रेणी में आता है और इसमें सृजनात्मकता का भी अध्ययन किया जाता है। सृजनात्मकता एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो गृह सज्जा के सिद्धांत एवं कार्य विधियाँ जो कला के मूलभूत सिद्धांतों पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ड्राइंग रूम तथा घर के अन्य सभी भागों की सज्जा कलात्मक ही होती है। गृह सज्जा में कि सभी पक्षों में सृजनात्मकता का गुण होना आवश्यक है। पुष्प सज्जा
वाटिका नियोजन आदि भी रचनात्मक एवं जो कल्पना पर आधारित हैं। यानी कि जितना हम अपनी कल्पना को सुंदरता में ढालते जाएंगे तो उतना ही कोई भी चीज़, कोई रूम है, कोई ड्राइंग रूम है, या उसमें हम कोई भी पुष्प सज्जा यानी कि जो फ्लावर अरेंजमेंट हम बोलते हैं वो है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उसको सुंदर बना सकते हैं, केवल किसके ज़रिए? रचनात्मकता और अपने कल्पना के ज़रिए। तो गृह विज्ञान से संबंधित इन विषयों की प्रकृति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इन सभी विषयों की अध्ययन विधियाँ वैज्ञानिक नहीं तथा इनका संपूर्ण अध्ययन कला के मौलिक सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। दूसरे गुण पे चलते हैं कि इसे कला क्यों कहा गया है। तो इसमें दूसरा जो बिंदु है वो होता है सौंदर्य बोध, और सुंदरता कला की आत्मा होती है। कलात्मकता का जन्म ही सुंदरता से होता है। गृह विज्ञान में गृह की सज्जा, व्यक्तिगत सज्जा तथा पारिवारिक सज्जा के साथ ही मनुष्य का आंतरिक सज्जा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, परिवार से जुड़ा हुआ है, मनुष्य का व्यक्तिगत है, तो इन सभी में जो है गृह विज्ञान इनमें सभी सौंदर्य बोध कराता है। तो इसलिए आहार विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, पोषण विज्ञान, रोग विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता इसमें प्राप्त की जाती है। थर्ड जो इसमें है, हाँ, इसमें दो बिंदु हैं, पहला सृजनात्मकता और दूसरा सौंदर्य बोध। तो इसी दो बिंदु के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो गृह विज्ञान है वो कला से जुड़ा हुआ है या कला की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गृह विज्ञान की प्रकृति कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों ही है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि गृह विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है। तो गृह विज्ञान विकास 3 काल में बांटा गया है। काल कह सकते हैं आप, युग कह सकते हैं। तो 3 काल में बांटा गया है। पहला जो काल है उसे हम कहते हैं प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन काल, और थर्ड आया था ब्रिटिश काल। जो प्राचीन काल है इसमें विकास हुआ था गृह विज्ञान का, लेकिन हुआ था एक गृहस्थ जीवन से संबंधित। यानी कि बालिकाओं को केवल जो गुरुकुल में धर्मगुरु हैं या गुरुपत्नी बालक और बालिकाओं को गृहस्थ धर्म से संबंधित शिक्षा देते थे, और ताकि भविष्य में उनके पारिवारिक जीवन को सुखदायी और समृद्ध बनाया जा सके। तो इसमें सभी गृह संचालन के लिए गृह विज्ञान एक अलग विषय बन गया था उस टाइम पे, और धर्मगुरु के द्वारा ही इस विषय पर पढ़ाई कराई जाती थी। दूसरा है मध्यकालीन युग। मध्यकालीन युग में ये था मुग़लों का युग, जब मुग़लों का राज हमारे देश पे था। तो उस टाइम का है, उस टाइम पर ही पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ था। तो मुग़ल काल मध्यकालीन युग के रूप में जाना जाता है। इस युग में मुग़लों के समय से बालिकाओं को घर में रहकर ही गृह प्रबंध में दक्ष बनाया जाने लगा था, और घर के प्रत्येक कार्य क्षेत्र जैसे भोजन, शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। तो इसी युग में पर्दा प्रथा का प्रारंभ हो गया था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश काल। इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। ब्रिटिश काल के अंतर्गत शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, पर्दा प्रथा भी इसमें ख़त्म हुई है, अर्थव्यवस्था पर भी और स्वास्थ्य पर भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो इसे हम सरल रूप में पढ़ते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया था इसमें, और सबसे पहले पर्दा प्रथा का ख़त्म करने के लिए इसका विरोध किया गया था। इसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा दोनों के लिए ही गृह विज्ञान महत्वपूर्ण हो गया था, और बालिकाओं के लिए आवश्यक बना दिया गया था कि आवश्यक रूप में इसकी पढ़ाई होगी, और जिसमें बालिकाओं के लिए जो गृह विज्ञान है वो अनिवार्य विषय कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत गृह कार्य से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये है विकास की किस प्रकार से विकास हुआ है। और हमने पहले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि गृह विज्ञान का कहाँ उद्गम हुआ था। तो ये अमेरिका में इसका सबसे पहले इसे विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा था स्कूल के अंतर्गत। ये था कि कहाँ इसका विषय के रूप में हुआ था इसका विकास। तो हमने पढ़ लिया है आज विकास और प्रकृति। आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकृति का है। तो कला और विज्ञान दोनों का है। और कहाँ विकास हुआ है, तो 3 काल में इसका विकास हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा तो वो है जो विकास के क्षेत्र क्या हैं इसके, गृह विज्ञान के क्षेत्र, यानी कि किस किस एरिया में। आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके, जहाँ पर बालिकाएं जो हैं कार्यरत हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और अर्थव्यवस्था में भी हाथ बटा रही हैं। तो वो हम अगले अपने टॉपिक में क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों।